की बात, लोग ये वही तरक्कियों को टच कर रहे हैं, डीएनए सेम है, सोचे एक है, खाना एक है। अगर नहीं है तो नेशनलिज्म नहीं है। और मोदी जी का मैंने अगले दिन कहा था, मोदी जी ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो दिया है वो नेशनलिज्म का तोहफा है, सबसे बड़ा। मैंने ये कहा था कि मोदी साहब जैसा इंसान पाकिस्तान में चाहिए जिसके अंदर नेशनलिज्म हो। अब भी मेरी रिक्वेस्ट है टू हुम इट मे कंसर्न, जो मेरी खबरें आ रही हैं कि निगरान हुकूमतें आपकी आईएमएफ बनाएगा, क्योंकि 3 किस्तें भी रहती हैं उनकी। जो हमारे पास है वो भारत के पास नहीं है। हमारे पास काले बकरे हैं, हमारे पास काला जादू है, हमारे पास मुर्शद है, हमारे पास ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। हमारे पास जो कुछ है वो इस खित्ते में अब अफगानिस्तान भी छोड़ चुका है जहां हम जाने की ख्वाहिश करते हैं। हमारी एक न्यूक्लियर पावर, एक आपकी खातून ने अगले दिन साबिक मिनिस्टर ने टीवी चैनल्स पे कहा है कि एक एटॉमिक पावर अमलियात पर चलती रही 3.5 साल। वो देखे ना, आपके पास जो कुछ है वो किसी के पास नहीं है मेरे ख्याल में। मैं समझता हूं कि ये, लेकिन प्रैक्टिकल, मैं आज अपने कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्तों से आज मैं मुखातब होना चाहता हूं, खासकर जो जरा बात करें भारत की या मोदी जी की बात करें तो या तो उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है या फिर उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो मजरू हो जाता है, हालांकि हकीकत से बहुत दूर है। मैं इससे पहले कि कंपैरिजन करूं आपके फ्रांस के दौरे का, तो मैं ये बताना ये चाहूंगा कि अभी 1.2 बिलियन मिला आपको आईएमएफ से, कुछ पैसे सऊदी अरेबिया से आए और शादियाने बज रहे हैं, वर्सेस 595 बिलियन फॉरेन रिजर्व है भारत का। 595 बिलियन। और अगर मैं कहूं कि उनसे कुछ सीख लिया जाए तो बदतमीजी के तूफान शुरू हो जाते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि आज फ्रांस में क्या हो रहा है। फ्रांस में क्या, मैं देखना सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये 14 जुलाई को सबसे बड़ा जो होगा, मोदी साहब का छठा दौरा है, छठा। और 36 राइफल तैयारे थे, 36 पहले लिए थे, 26 आज ले रहे हैं, 80 हो जाएंगे उनके पास, और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स ली जाएंगे। चीमा साहब तैयारे लेना, एक तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि राइफल तैयारे जो है ये किसके मुकाबले में है? ये F-18 हॉर्नेस तैयारे को सुपर, उससे सुपीरियर एबिलिटी रखता है। और ये मरीन तैयारा है, ये उनके जो कार्गो शिप्स है उसके ऊपर से चलेगी, उससे भी आगे छोड़े। ये राइफल तैयारे फ्यूचर में अलायंस के साथ मिलकर भारत के अंदर असेंबल होंगे। इसकी काफी 51% ओनरशिप होगी अलायंस की। और दासो अभी जेट तैयारों का अभी कॉन्ट्रैक्ट, अभी वो कहते हैं ना, अभी सूखा नहीं था वो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी स्याही अभी सूखी नहीं थी। जो जेट तैयारे भारत के अंदर बनेंगे उनकी उस कॉन्ट्रैक्ट की स्याही अभी सूखी नहीं, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा है। और उसके बाद ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त इस साल इस कुछ शॉर्ट पीरियड में 9 नई एम्बेसियां खोली गई हैं अफ्रीका के अंदर, सिर्फ इस वजह से असला बनेगा भारत में, बिकेगा अफ्रीका में, दुनिया में बेचेगा। इसकी तैयारी हो रही। और वर्सेस अगर हमारे जैसा बंदा करे कि अपने पड़ोसियों से कुछ सीख लें तो बदतमीजी के तूफान शुरू हो जाते हैं। अगर कहा जाए कि भारत बुलंदियों को टच कर रहा है तो भी देखो, मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूं जो चीखता रहा हूं, अपने बच्चों को कहता रहा हूं कि भारतीय अखबारें पढ़ा कर। पढ़े किस तरह? इंग्लिश तो आती नहीं, ट्वीट करते हैं उर्दू में करते हैं, एक दूसरे को सारा दिन ट्रोलिंग करते हैं उर्दू में करते हैं। अंग्रेजी एक चैनल नहीं है, अंग्रेजी एक अखबार नहीं है। फिर काले बकरे के रेवोल्यूशन आएगा, काले बकरे। और उस पर मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैंने आपको शायद बताया था कि वाशिंगटन डीसी में एक डिप्लोमेट ने एक दिन मुझे पूछा था कि इज इट ट्रू कि बनीगाला के अंदर मुर्गियां जलाई जाती हैं? तो आपके पास भी बहुत कुछ है, सोचने की बात। लोग ये वही तरक्कियों को टच कर रहे हैं, डीएनए सेम है, सोचे एक है, खाना एक है। अगर नहीं है तो नेशनलिज्म नहीं है। और मोदी जी का मैंने अगले दिन कहा था, मोदी जी ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो दिया है वो नेशनलिज्म का तोहफा है, सबसे बड़ा। मैंने ये कहा था कि मोदी साहब जैसा इंसान पाकिस्तान में चाहिए जिसके अंदर नेशनलिज्म हो। अब भी मेरी रिक्वेस्ट है टू हुम इट मे कंसर्न, जो मेरी खबरें आ रही हैं कि निगरान हुकूमतें आपकी आईएमएफ बनाएगा, क्योंकि 3 किस्तें भी रहती हैं उनकी। आपका निगरान सेटअप वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ डिसाइड कर रहा है कौन होगा, बाकर साहब होंगे या हफीज शेख साहब होंगे, कौन होंगे? तो मेरे ये उन 25 करोड़ लोगों के लिए मैसेज है, वो पाकिस्तानी नहीं है भाईजान, वो अमेरिकन एम्प्लॉई है, अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉई है। सिर्फ उनका इंटरेस्ट देखेंगे, आपका इंटरेस्ट नहीं देखेंगे। चले, लेकिन ये है कि हमारे जैसे लोग बोलते रहेंगे, एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे अपनी, उसकी वजह यह है मादरे मिल्लत है। मेरे जैसा बंदा पाकिस्तान के लिए कर नहीं कुछ सकता, चीखना तो मैं समझता हूं मेरी ड्यूटी, क्योंकि जिसकी माल जो है 76 साल से ये खराब कर रहे हैं, उसको जलीलो ख्वार कर दिया उन्होंने। और दूसरा ये कि देखें, मैंने शायद आपके पिछले व्लॉग में भी कहा था, चीमा साहब, दुख वाली बात है कि दुबई में फैसले हो रहे हैं कि अगले 15 साल बारी बारी किस तरह आएंगे, किस तरह लूटेंगे, क्या करेंगे। देखें और उसके बाद
कल किसी ने कहा, जर्नलिस्ट ने, उसने कहा कि 16 अक्टूबर तक कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर, क्योंकि एक एचिसोनियन, एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक ऐसा जुडिशियल ऑफिसर है कि जब तक वो मौजूद है पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो सकता। डेडलॉक पे आ चुका है पाकिस्तान। तो चले चीमा साहब, यही होता है। लेकिन फ्रांस के अंदर दे आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। अब मैं बताना चाहता हूँ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात। चीमा साहब, मैं वाहिद समझता हूँ, शायद और भी पाकिस्तानी होंगे, कि इस वक्त जो फ्रांस के अंदर इंडियन एम्बेसडर है, जावेद अशरफ उनका नाम है। मेरी आज से 20 साल पहले उनकी भारत में मुलाकात हुई थी। मैं एक फॉरेन डेलीगेशन के साथ, अमेरिकन डेलीगेशन के साथ वहां गया था। तो फिकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह आपका चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उसका दिल्ली के अंदर था, हमारी प्रेजेंटेशन थी और लंच था। तो स्पीकर ये जावेद अशरफ साहब है। ये इंडियन एम्बेसी वाशिंगटन डीसी में सर्व करके गए हैं और इस वक्त फ्रांस के अंदर वो एम्बेसडर है। मैंने रिसेंटली जब एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि फ्रांस के साथ सिर्फ हमारा डिफेंस का नहीं है। फ्रांस वो मुल्क है, जब 1998 में हमने एटॉमिक धमाके किए थे, सारी दुनिया ने छोड़ दिया था, फ्रांस हमारे साथ था। उन्होंने कहा फ्रांस के साथ हमारे रिलेशनशिप सिर्फ डिफेंस के नहीं है, सिर्फ राफेल के हमारे साथ इनके रिलेशनशिप नहीं है। हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक है, हम इंडियन ओशन के अंदर हम इकट्ठे हैं, हमारे एटॉमिक रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। और दूसरी मैं जो बात बताना चाहता था, खासकर इस हवाले से जब मैंने पढ़ा है कि राफेल तैयारे जो है उनका तो 51% रिलायंस है और भारत के अंदर बनेंगे उसके ज्यादातर इक्विपमेंट। जो उन्होंने सबमरीन्स ले रहे हैं, जिनके मैं स्कॉर्पियन बात कर रहा था, मैं ये भी इतलान अर्ज करना चाहता हूँ, वो भी साउथ मुंबई के अंदर बनी है। बनी वो फ्रेंच टेक्नोलॉजी है, लेकिन बनी मुंबई में है तीनों के तीनों। उनकी सबसे ज्यादा जो उनकी स्ट्रेंथ है कि दे कैन फायर अ मिसाइल फ्रॉम द सी टू द आउटर स्पेस। और दूसरा 8 तैयारे जो राफेल है, इनके शिप कैरियर है, उसके ऊपर कारनथ क्या उसका नाम है, गोवा में होगा स्टेशन, उसके ऊपर 8 के तैयारे खड़े होंगे। और उसमें जो मैं समझता हूं कि उन्होंने कहा है, जिस तरह उन्होंने 5 इसके बताए थे, हमारे इंडिया और फ्रांस के 5 पिलर्स हैं रिलेशनशिप के, जिसमें उन्होंने कहा कि डिफेंस स्ट्रेटेजिक, उसके बाद एटॉमिक रिलेशनशिप, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और फिर उसके बाद उन्होंने ट्रेड की कई बातें की हैं। लेकिन उन्होंने कहा है, और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ पिछली दफा मैंने अपनी आंखों से खुद आई विटनेस ऑफ मोदी साहब ट्रिप टू वाशिंगटन डीसी, दैट वाज द हाईएस्ट लेवल पॉसिबल। और इससे बड़ा लेवल क्या हो सकता है कि जब तीनों के तीनों फोर्सेस जो है वो फ्रांस में शाज़-ए-लीज़े पे परेड करेंगे और धुन बजेगी उसके के सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। अब इससे आगे आप अपने डिप्लोमेटिक या अपने रिलेशनशिप, डिफेंस, ट्रेड के इससे आगे कहां लेकर जाएंगे आप? लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए, मेरी हम्बल एक रिक्वेस्ट होगी, करना ना करना अलग बात है, लेकिन इसकी कवरेज को देखें। हर पाकिस्तानी को चाहिए इस कवरेज को देखे, इन खबरों को पढ़े, शायद कभी हमें जिंदगी में शर्म आ जाए। हम तो ब्लॉक कर देते हैं खबरें, हम चलाते ही नहीं है ये खबरें, ब्लॉक कर देते हैं। वो समझते हैं कि इससे पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये होता है ना कि खित्ते की खबर होती है कि बांग्लादेश में ये हो रहा है, भारत में ये हो रहा है, हम तो वो खबर भी नहीं चलाते। तो ये भी मैं समझता हूँ एक बात तो कोई मुनासिब नहीं है। समझ आप, जैसे आप कह रहे हैं कि कम से कम देखिए किस डायरेक्शन में जा रहा है, तनकीद भी करें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखने की कोशिश करें जिसमें तामीरी चीज़ें भी हों। जो आखिर भारत हमारा नेबर है, हम कहीं जा सकते हैं ना, वो जो साढ़े पास होता है भारत में थोड़ा जा इंडियन ओशन एक क्षण ना सी, लेकिन वो नहीं। लेकिन ये चीमा साहब, मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो अब ये दौर ऐसा, इस वक्त आप इकोनॉमिक क्राइसिस में है, और इकोनॉमिक क्राइसिस को किस तरह ठीक किया जा सकता है? ट्रेड के जरिए, मैन्युफैक्चरिंग के जरिए, एग्रीकल्चर चीजों के जरिए। और लेकिन ये कि आपके पास देखें, अब मैं जिस तरह मिसाल लेता हूं, मोदी जी की मिसाल दी तो गले पड़ जाते हैं लोग। अब मैं चाइना से कहता हूं कि किकबैक्स ले लेते हो, वहां जिस तरीके से करप्शन को कंट्रोल करते हैं, वो क्यों नहीं सीखते वहां से? वो गोली मारते हैं, और जो गोली के पैसे हैं वो भी लॉयल किंग से लेते हैं। ये मैंने खुद पढ़ा चाइना के उनके रूल्स के मुताबिक, जो वो 10 रुपए की गोली होती है जिससे मारते हैं, वो भी उसके बिल पे जाती है। हाँ, जब जेल में जाता है बंदा, उसको बाहर आने का खर्चा भी खुद देता है, उसको लेबर पे लगाया जाता है, उसमें से उसका खर्चा काटा जाता है जेल। ये तरीके वहां से क्यों नहीं सीखते? किकबैक्स लेते हो, करप्शन नहीं सीखते हो, हर जगह से, टर्की से और हर चीज से सीखते हो, ये क्यों नहीं देखते हो वो तरक्की किस तरह करते हैं? मेरे समझ से ये बात, मैं जब चैलेंज करके कहता हूं कि दुनिया की 400 साल पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं, उनकी डिग्रियां आप पर खत्म हो चुकी हैं, आपके ऊपर से गुजर जाती, आप वहां से सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग सीखते हैं। आपको इस वक्त तबाह करने वाले सारे के सारे आईवी लीग स्टूडेंट पढ़े, डिग्री याफ्ता है, या ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े, आपकी सारी ब्यूरोक्रेसी बाहर से पढ़ के जाती है, सारी करप्शन में इन्वॉल्व, सारी। और मैं, मुझे जैसा बंदे को दुख तो होगा कि आईएमएफ डिसाइड करेगा आपका इंटर्न गवर्नमेंट के, आपका वजीर आजम कौन होगा और आपका फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा। ये शर्मिंदगी नहीं तो और क्या है? और क्यों है? क्योंकि अगले 3 महीने में उन्होंने महीने बाद किस देनी है आपके पास चॉइस ही कोई नहीं, आप इस तरह मजबूर हैं, आप घुटनों पे पड़े हैं। आप सर साहब, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की स्टेटमेंट आ गई है कि हम बड़े खुश हैं इस बात में कि पाकिस्तान को आईएमएफ से $3 बिलियन मिले, और वो कहते हैं कि वी अर्ज पाकिस्तान टू कंटिन्यू वर्किंग विद आईएमएफ फॉर मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी।
डॉक्टर साहब ये मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अमेरिकन एंड आईएमएफ कह रहा है और सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी, वो कह रहे हैं हम तो आपका साथ देंगे, आप भी थोड़ा सी हिलजुल करो तुसी। तो डू यू थिंक कि ये पॉसिबिलिटी है जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा? नहीं, क्योंकि ये आपको पहला और आखिरी प्रोग्राम नहीं है आईएमएफ का। पहले भी आईएमएफ के प्रोग्राम होते रहे पाकिस्तान के अंदर। आप कौन सा गांव में खड़े होकर कभी आए थे? आप खुद ही पाकिस्तानी नहीं बनना चाहते। जब पाकिस्तानी पाकिस्तान को बचाना ना चाहे तो दूसरी ताकतों के टोनी ब्लिंकन की स्टेटमेंट क्या करेंगे? क्या करें? इस वक्त करप्शन रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? क्यों नहीं की जा रही? मैंने आज एक आर्टिकल पुराना पढ़ा कि जब आपके वहां पे कोविड के दौर के अंदर जो पैसे आपको ग्रांटें आती रही हैं, उसमें इतनी इन्होंने उसमें करप्शन की सोच नहीं सकता। कोई जवाब सवाल ही नहीं, पूछने वाले नहीं। आज भी ईसीएल में बिल्कुल छोटी सी है, बिल्कुल। मैं समझता हूं अगर आज मुझसे पूछा जाए, सिर्फ उन लोगों को सेटअप में लाना चाहिए जो पाकिस्तान में हो, उनके बच्चे पाकिस्तान में हो, अकाउंट पाकिस्तान में हो, और उनको लाने के बाद उनसे कहा जाए तुम्हारे नाम ईसीएल में हो। अगर तुमने वजीर बनना है, वजीर आजम बनना है, चीफ मिनिस्टर बनना है, योर नेम विल बी इन ईसीएल। और अपनी डिक्लेयर करके आओ। अपने गोश वाले तो खैर होते हैं, सबके डिक्लेयर करते हैं, भैना भरावां दे नाल खाबे कर ला। आप किसी ना किसी छोटे से किसी अफसर को देख लें, सालों के नाम पर प्रॉपर्टियां ले लेते हैं, बहनोइयों के नाम पर ले रहे हैं। हर एक बंदे को पता है। मेरे जैसा बंदा वाशिंगटन डीसी में बैठा पता है कि आप किस तरीके से करप्शन करते हैं। जो एजेंसियां वहां बैठी उनको तो हर चीज का पता है। पाकिस्तान तो एक ऐसा शहर है, पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है कि डाका डलने से एक दिन पहले पता चल जाता है पुलिस को कल डाका पड़ गया। आपको तो पता है साहब, लेकिन बचाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। मैं दुख वाली बात तो ये है कि एक वाहिद इंसान, कोई माँ एक पूरा बच्चे ही पैदा कर रही है जो रोक सके इन सारी चीजों को। पता नहीं क्या ट्रेजेडी, अल्लाह जानता है। और दूसरी बात यह है कि खासकर जब मैं देखता हूं कि एग्जैक्टली वाघा बॉर्डर से दूसरी तरफ जो है वो कुछ और है, बिल्कुल सिस्टम ही कुछ और। ये देख ले फ्रांस का जो फ्रांस में हो रहा है। पहले देखे जिस तरह अमेरिका में होके गया, डायस्पोरा देखे, जिधर जाते हैं डायस्पोरा उनका छा जाता है। तालीम देखे, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेके आ रहा है। दुबई में उसकी ब्रांच खुल गई तारड़ साहब, और अभी मोदी साहब फ्रांस में अपने डायस्पोरा से खिताब कर रहे हैं पेरिस में इस वक्त। और इसके बाद वो यूएई में जा रहे हैं। इसके बाद फ्रांस के बाद यूएई में उनका अगला स्टेप। मैं हैरान हो रहा हूँ। $600 बिलियन उनका, 595 या 597 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज आप जरा देखें। और आपको 1.2 बिलियन मिला है। आप घुटनों पे हैं और वजीर आजम भी आईएमएफ का होगा। कंपैरिजन कर ले आप, करें कंपैरिजन कर ले। फिर वो ये दर हकीकत कौमों, मैं समझता हूं कि कौमों के अंदर जब लीडरशिप कोई ना हो, जब काले बकरे चल रहे हो, जिस तरह खातून का मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूं जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, उनका अपना भी इसी तरह की चीजें हैं उनकी, लेकिन उन्होंने बड़े खूबसूरती से कहा, उन्होंने कहा दुनिया की वाहिद इस्लामिक सुपर पावर अमलियात पे चलती रही 3.5 साल, अमलियात काला जादू। और के बाजवा साहब टेंशन ना लो, इंडिया की टेंशन नहीं लेनी, मैं रात को रुपो च आवांगा, सवेरे तो दसांगा की करना है। ऑक्सफोर्ड नया पाकिस्तान, रियासत मदीना। तो अब तो खैर वो मुर्शिद बन चुके हैं, अब तो पीरो मुर्शिद है, अब तो बड़े बड़े मुरीदान हैं। अब तो इस वक्त 5 करोड़ बंदा मुरीद है। मेरे ख्याल में तुमको तवीज शावीज शुरू कर देना चाहिए। करते हैं वैसे तवीज तो उनके चल ही रहे हैं, लेकिन चलो देखें अमलियात, काला जादू, काले जादू में भी ये देखें, ये कितना बड़ा टाइटल है कि दुनिया की वाहिद इस्लामिक पावर जो है वो काले जादू पे चल रही है। आपको तो राइफल की जरूरत ही नहीं, आपको क्या जरूरत राइफल की? गली गली राफेल चल रहा है। खान साहब कहते थे कि मेरी बीवी को 48 घंटे पहले पता चल जाता होगा। हमें बस राफेल की जरूरत नहीं, तो गली गली राफेल चल रहा है। आपका भुट्टो अभी तक जिंदा है। एक तरफ काला जादू है, काला जादू सर चढ़ के बोल रहा है, और 25 करोड़ की आबादी में से 20 करोड़ जो है मर्दाना कमजोरी के पीछे पड़े हैं। हर दीवार के ऊपर लिखा हुआ है 20 करोड़ तो वैसे कमजोर है, और दूसरे जो 5 करोड़ है वो मुर्शिद मुरीद ने सारे। ये क्या बंदा कर, मेरे तो समझ नहीं आती। मैं कसम से जब देखता हूँ ये, आज मैं जो फ्रांस की चीजें सारी पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, और उसके बाद समझ नहीं आ रही कि यार ये हम जैसे ही लोग हैं, जुबान भी हमारे वाली बोलते हैं, खाते पीते भी हमारी जैसी चीजें हैं, कपड़े भी हमारे जैसे, और सोचे भी एक जैसी। बॉलीवुड देखे ना आप, कितना पॉपुलर है बॉलीवुड पाकिस्तान के अंदर, इसी वजह से ना, क्योंकि आपकी सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन इधर सिमिलैरिटी को नहीं, नेगेटिव तरक्की वाली तरफ नहीं जाना, तरक्की वाली तरफ। कहते हैं भारत की तारीफ क्यों करते हैं आप? भाई आप खुद आता ना। अच्छा मैं चाइना की तारीफ करूं, फिर मैंने कहा ना वहां से करप्शन का हल ढूंढ लो जाके, वहां से किसी और की तारीफ कर लेते हैं, जो तुम्हारे बांग्लादेश की तारीफ कर लेते हैं। अब तो अफगानिस्तान की भी तारीफ करें तो फिट पड़ जाती है आप, क्योंकि आप बस्तियों में जा रहे हैं मुसलसल। मैंने आपको कहा था कि आपके पढ़े लिखे पढ़ लोगों से मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हमारे अंदर हकीकत हम समझते हैं जिसके पास डिग्री है वो पढ़ लिख गया, हालांकि ये नहीं होता। ये देखे ना सारे एमबीबीएस, सारे सीएसएस अफसर, अब आप उनको पढ़ा लिखा कहेंगे। यूआईटी के इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का बंदा अगर सीएसएस कर ले तो आप वो पढ़े लिखे की कैटेगरी में आ जाता है? मेरे ख्याल में नहीं, मेरे ख्याल में वो एक मिस्त्री मैकेनिक है।
उसने एक फ्रॉड लगाया पाकिस्तान को, उसने एक करप्शन की मशीनरी का हिस्सा बनने के लिए उसने रटा लगा के वो सिस्टम में आ गया, अब वो बदला ले रहा है पाकिस्तान से। उसको मैं पढ़ा लिखा है। वाह वाह, तार साहब बड़ी बात की आपने, रटा मार के सिस्टम में आगे बदला ले रहा है। बदला कि वो असल चीज तो वो यही चाहता था कि मुझे पावर मिले, लेकिन उन्होंने क्या रटे मार के। मुझे ये बताया यूएई से टेक्नोलॉजी, सिविल टेक्नोलॉजी वाले, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी वाला बंदा, एमबीबीएस बंदा, सारा कुछ एक इसको करने के बाद अगर सीएसएस इम्तिहान दे के सिस्टम में आके तबाही फेरता है तो क्या है, उसका बदला नहीं ले रहा तो और क्या कर रहा है। और मुझे आप कहेंगे तालीम याफ्ता आदमी है, मैं नहीं मानूंगा ये बात। उसको क्या मैकेनिक है, उसको क्या पता है नाटक इतने लगना बिल्डिंग के में खड़ी करनी, कितना सरिया पाना, कितना सीमेंट पाना, वो तालीम थे। उसको क्या पता कि सोसाइटी में क्या पक रहा है, उसको क्या पता पॉलिटिकल साइंस क्या है, उसको क्या पता कि इसका स्टेट किस तरह अर्थ में आएगी, सोसाइटी किस तरह इंसान ने गारों से निकला था और किस तरह ग्रेजुअली सारा कुछ ये बना है, सारा कुछ सोसाइटी। सॉवरेंटी की स्पेलिंग उसको नहीं आते, उसको क्या पता सॉवरेंटी क्या, उसको क्या पता पार्लियामेंट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसको क्या पता कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना वैल्यूएबल होता है एक स्टेट के लिए, उसको क्या पता, उसको कुछ पता नहीं। उसको सिर्फ पता करप्शन क्या है, वो जो साहिल उसके कमरे में घुसता है वो डॉलरों से देखता है, क्योंकि उसकी नजर में टोरंटो के घर होते हैं, उसकी नजर के अंदर लंदन की प्रॉपर्टी होती है। यही ट्रेजेडी, यही ट्रेजेडी। और आप और मैं रोजाना हम नई बातें नहीं करते, हर एजेंसी को पता है कि करप्शन क्या है। मुझे रोजाना मेरे साथ बैठने वाले लोग डिस्कस करते हैं, कभी फौज को गालियां देते हैं, कभी पार्टियों को गालियां देते हैं, मैं कहता हूं किसी को गाली ना दो, कभी जुडिशरी को, मैं कहता है तो पाकिस्तानी, जज भी पाकिस्तानी है, एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तानी, एजेंसियां भी पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान का कोई सोचने वाला नहीं। दुख तो ये कि पाकिस्तान का सोचने वाला, ये जर्मन नहीं है, फ्रेंच नहीं है, सारे पाकिस्तानी। लेकिन चीमा सब यही है कि मेरे ख्याल में तो आपकी तरक्की तब होगी जब ये आप सोचना शुरू कर देंगे, जब आप भारत की तरक्की अपने टीवी चैनलों पे दिखाएं, तब तरक्की। लेकिन उसके आप नहीं दिखाते, आप छुपाते हैं। आप खास करके आपकी स्टेट को चाहिए था रिएक्ट करते कि जब खान साहब ने चूरन बेचना शुरू किया था मजहब का, जब उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए थे जिहाद के, जब उन्होंने नारे लगाए थे कि हकीकी आजादी बाहर निकलो, तो उसी वक्त रोकना चाहिए था। अब तो टू लेट हो चुका है। अभी तक आपकी कौम ज़ियाउल हक के जिहाद के नारों का जो है कीमत चुका रही है। अब जो नया करप्शन उन्होंने नया माइंडसेट किया है, इसकी कीमतें बहुत देर तक देते रहेंगे, बहुत देर तक। जरूरत नहीं थी आपको। सबसे मैं मजे की बात बताता हूँ, सऊदी अरेबिया हमारे सब लोगों का एक मजहबी मुल्क है, मुकद्दस जगह है। वहां पे मस्जिदें जो है रेगुलेटेड है, खुतबा हुकूमत भेजती है। इस तरह के लोगों को, काले जादू वालों को हाथों में माइक नहीं दिए जाते कि स्टेट की जड़ें काटो। रेगुलराइज्ड है, बस खुतबे गवर्नमेंट देती है, तब स्टेटें चलती हैं। वहां मजहब को खतरा है, किधरे भी नहीं खत्म। डॉक्टर साहब ये तो फिर जैसे मोदी साहब आए थे तो उन्होंने एक बात की, मेक इन इंडिया। डॉक्टर साहब इस तरह की बातें हमारे लीडर नहीं कर सकते कि मेक इन इंडिया, इंडिया में इन्वेस्ट करें, आके इंडिया में बनाएं, छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग करें ताकि एटलीस्ट रोजगार जनरेट हो। ये हम देखते हैं कि जैसे इंडिया के साउथ में जो है वो हार्टेक स्टार्टअप्स चल रहे हैं, बेंगलुरु के अंदर और बहुत सारी जगहों के अंदर। तो इस तरह के इनिशिएटिव आपको नहीं लगता कि देने से हम भी हमारे मुल्क की इकोनॉमी भी ग्रो कर सकती है और आईटी जैसे सेक्टर एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू कमा सकते हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? चीमा साहब देखें, आपके इसके पीछे भी मैं फिर एक दफा कहूंगा नेशनलिज्म बहुत। जब आपकी रूलिंग एलीट जो है लंदन बेस होगी तो वो क्यों मैन्युफैक्चर करेंगे पाकिस्तान? और इस वक्त मैं बताना चाहता हूँ, आपके लोग करते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपका इस वक्त अमेज़न में सबसे ज्यादा जो शहर इस वक्त एक्टिव है चीचा बथनी। अगर चीचा बथनी अमेज़न के वहां बच्चे सीख सकते हैं तो हर शहर कर सकता है, लेकिन कोई करे कराए तब। ये लौंडे लपाड़े आप खुले छोड़ देते हैं, जाके सारा दिन जाके इमरान खान के जलसे नचन जी करना है, तो तरक्की क्या? माँ बाप का भी कसूर है इसमें। मैंने आपको कई दफा कहा, जिनकी लड़कियां आवारा होकर घूम रही हैं सड़कों पे सारा दिन, जिनके लड़के शाम को घर आते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, कभी देखा किसी ने कि इसको स्मार्टफोन ले दिया, कर क्या ये रहा? मेरे जैसा बाप हो तो दो चंडा मारे आके ऐसे स्मार्टफोन देते अमेज़न में कम शुरू कर दे, वो नहीं कर हो सकता। हाँ हो सकता ऐसे, लेकिन ये कि इसमें लीडरशिप चाहिए होती है, वरना लीडरशिप तो खैर नहीं आई 76 साल में। कौम ही शायद कोई डायरेक्शन ले ले, पढ़ ले, लेकिन ये कि हो सकता है, हर चीज हो सकती है। मैंने आपको कल की बात बताई थी कि परवेज मुशर्रफ साहब लेकर गए थे एम्बेसडर्स को ग्वादर में, वहां पे उन्होंने सिगार लगा के बताया था, उन्होंने कहा 20 साल बाद ये शायद दुबई होगा, लेकिन वो नहीं बन सका। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान का ये है, आप शुरू करते हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर पाते, फॉलो अप आपका। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तान भी मोदी जैसा पीएम चाहता है अपनी कंट्री के लिए,
पाकिस्तान जैसा मुल्क चाहता है भाई साहब। मोदी भी पाकिस्तान में मतलब कि नेशनलिज्म की जो लहर भाई साहब भारत के अंदर में मतलब कि मोदी जी ने चलाई है ना, वैसी ही लहर कोई पाकिस्तान में पैदा हो, ऐसा बंदा मोदी जैसा जो कि भाई साहब नेशनलिज्म डाले इनके अंदर। किन के अंदर भाई? हाफिज़ सईद के अंदर या मसूद अज़हर के अंदर डाले हैं? मतलब कि यार बात तो सही करा करो। मतलब कि जो तुमने पाल रखे हैं, मतलब कि जो आतंकी तुमने पाल रखे हैं, उनसे क्यों नहीं कहते कि तुम भाई साहब मतलब कि नेशनलिज्म बचाओ, तुम भाई साहब इलेक्शन में लड़ो और उसके बाद भाई पाकिस्तान चलाओ, मुल्क चलाओ। मतलब कि वो अगर खड़े हो जाएँ तो फिर तो पाकिस्तान का बंटाईदार है ना मेरे, मतलब बिल्कुल ही फिर तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ही विश्वगुरु बन जाएगा फिर तो। मतलब कि पाकिस्तानी कह रहे थे ना हम बस मतलब कि मीडिएटर का रोल निभाते थोड़ा सा रह गए भाई साहब, इसराइल ने लेबनान पे अटैक कर दिया, वरना तो हम विश्वगुरु बनने ही वाले थे। हमने तो ईरान और अमेरिका की वॉर रुकवा ही दी थी बस ये जो इसराइल है ना, इसराइल पे मतलब कि कितनी गालियाँ निकाली थी भाई साहब। ये क्या बोलते हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कि इसराइल तो इंसानियत का ख़त्म कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसे ऐसी बातें कर रहा था कि भाई मतलब इसराइल नहीं हुआ पता नहीं क्या इनका बड़ा दुश्मन हो गया। मतलब कि लेना देना भी नहीं है इनका कोई लेना देना भी नहीं है इसराइल के साथ में। मतलब कि कोई लेना देना नहीं है। अपने पासपोर्ट में फिर भी इन्होंने लेकर रखा है कि भाई पाकिस्तानी कहीं भी जा सकते हैं सिवाय इसराइल के। ये चीज़ है ये पाकिस्तान में। मतलब कि भाई साहब ये जो चूरन देते हैं ना, ये इस्लाम का चूरन देते हैं भाई साहब। इस्लाम का नाम जितना इन्होंने ख़राब करा है ना, पाकिस्तान ने ख़राब करा है ना, उतना किसी ने भी नहीं करा। यहाँ तक कि भाई साहब जो गल्फ़ नेशंस है वो तो भाई साहब बॉलीवुड चला रहे हैं, मतलब कि बॉलीवुड को ला रहे हैं अपने अपने इंडस्ट्री में, आईपीएल ला रहे हैं। ठीक है भाई साहब, भारत से एकदम कनेक्ट हो रहे हैं और ये भाई साहब भारत से दूर होने की बात करते हैं। ठीक है भाई साहब, ये सोचते हैं कि भाई साहब वो वाला दौर चाहिए इनको, 7वीं सदी का 7वीं सदी का दौर चाहिए इनको भाई, इनको 7वीं सदी का दौर चाहिए भाई साहब। ये चाहते हैं कि हम 7वीं सदी का दौर लाएं। मतलब कि बात पता है क्या है, असली बात ये है जैसे ईरान चाहता है ना कि भाई साहब इस्लामिक उम्मा में सबसे ऊपर बन जाऊँ मैं, भाई सुप्रीम लीडर बन जाऊँ। ठीक है भाई इस्लाम में, वैसे ही पाकिस्तान में है भाई। पाकिस्तान की रिजीम और ईरान की रिजीम टोटली सेम टू सेम है। वहाँ पे भी मिलिट्री राज है, यहाँ पे पाकिस्तान में भी मिलिट्री राज है। ठीक है, तो पाकिस्तान में जैसे कि मिलिट्री चलाती है ना, सब कुछ कंट्रोल करती है, इलेक्शन से लेकर भाई सब पीएम सब चीज़ों को मतलब कि पाकिस्तान की मिलिट्री मतलब कि कंट्रोल करती है। वैसे ही ईरान में भी है। ईरान में भाई ईरान की जो मिलिट्री है ना, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं जो कि भाई साहब मतलब कि वो मतलब कि पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हैं भाई साहब, वो ही चलाते हैं। मतलब वही उन्हीं की इस नाम से ही इस्टेब्लिशमेंट वो ही चलाते हैं। ठीक है भाई, ईरान में जो मतलब कि जैसे मतलब कि सुप्रीम लीडर को मतलब कि असैसिनेट करा है अमेरिका ने, तो उसके बाद भाई साहब मतलब कि कोई और खड़ा हो गया, मतलब तुरंत उन्होंने खड़ा कर दिया किसी और को भाई साहब। ठीक है, तो भाई वो कौन कराता है, वो ईरान की सुप्रीम जो लीडरशिप कौन चलाता है भाई साहब, यही तो चलाते हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड से तय करता है कि कौन ईरान का सुप्रीम लीडर होगा। तो भाई ईरान में जैसे रिजीम है वैसे पाकिस्तान में रिजीम है, लेकिन भाई पाकिस्तान चाहते हैं मोदी जैसा कोई देशभक्त पाकिस्तान को चलाए। मतलब कि तुम्हें देशभक्त मिलेगा, तुमने ऐसे काम क्या करे हैं कि भाई साहब तुम्हें देशभक्ति का मेडल मिलेगा भाई साहब, क्या कैसे मिलेगा तुम्हें? मतलब एक बात तो बताओ भाई साहब। एक इमरान खान था जो कि भाई साहब मतलब कि लास्ट टाइम पे भी मतलब कि भाई वो बात करने लग गया था भाई साहब। अब मतलब कि वो समझ गया था कि जो चुरन देते हैं ना पाकिस्तान में, ठीक है भाई साहब भारत का, भाई साहब वो कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई साहब, भारत को अगर भाई साहब पाकिस्तान की ज़मीन ही लेनी होती ना, तो भाई 1971 में मतलब सबसे अच्छा मौका था। पाकिस्तान के 93,000 फौजी हमने कैद कर रखे थे और पाकिस्तान के बदले में कितनी भी ज़मीन हम ले सकते थे, लेकिन हमने नहीं ली। हमने फ्री में ही तुम्हें छोड़ दिया भाई, इस फ्री में ही छोड़ दिया। हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान की ज़मीन। ठीक है भाई साहब, इनको अभी भी नहीं समझ में आता, लेकिन भाई अपने आवाम को मतलब कि चूरन देते रहते हैं। और भाई साहब इमरान खान जो कि भाई साहब मतलब कि लास्ट टाइम पे मतलब कि इमरान खान को सही नहीं है, इमरान खान का कोई सपोर्टर नहीं है, लेकिन भाई इमरान खान लास्ट टाइम पे मतलब समझ गया था, जैसे चाइना मतलब ट्रैप बना रखा था ना पाकिस्तान के लिए, भाई साहब पाकिस्तान को बेहिसाब लोन दे रखा था, अनडॉक्यूमेंटेड लोन दे रखा था। वही बात भाई इमरान खान लास्ट टाइम पे पूछने लग गया था अपने टर्म के। ठीक है भाई साहब, अपने टर्म के एंड पे मतलब इमरान खान सवाल पूछने लग गया था, भाई साहब जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है ये पैसा लोन मतलब ये खा जाते हैं और वैसे लंदन पेरिस टोरंटो पहुंच जाता है, वो भाई साहब पाकिस्तान के अंदर रहना चाहिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए पैसा लगना चाहिए अगर लोन लिया भी जा रहा है तो।
उसी चीज़ पे भाई वो सवाल उठा रहा था, तो उसकी भाई कुर्सी पे ऐसी लात मारी, बेचारा अभी तक जेल में। और उस पर इतने केसेस लगाए जैसे उस दुनिया में होते भी नहीं है। इतने भाई साहब हज़ारों की संख्या में उस पर केसेस लगा दिए, और उसको भाई साहब आँख फोड़ दी गई। उसके बाद भाई उसको जेल में डाल दिया गया, जेल में ही आँख फोड़ दी गई। और मतलब कि भाई साहब क्या क्या चीज़ उसके साथ में होती है ना भाई साहब, वो बताया भी नहीं जा सकता भाई साहब। मतलब कि जो पाकिस्तान में मतलब कि भाई साहब जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता के दिया है, जिसने वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, ठीक है, वैसे इमरान खान, उस पर उसको इतना उसके साथ ऐसा हाल किया है, तो भाई अपनी आवाम के साथ में कैसा हाल करते होंगे ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो पाकिस्तान का कप्तान रहा है, पाकिस्तान का मतलब कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहा है भाई साहब, उसके साथ में ऐसा होना ना भाई साहब, ये बताता है कि भाई पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, और पाकिस्तान करना क्या चाहता है। मतलब कि भाई साहब पाकिस्तान उसी चीज़ में रहना चाहता है भाई साहब। अगर पाकिस्तान को सच में डेवलपमेंट करनी होती ना, तो भाई साहब वो मतलब कि 90s में कर चुके होते भाई साहब, जिस टाइम पे भारत ने कर दिया था, ठीक है भाई साहब। उस टाइम पे अगर पाकिस्तान कर देता ना, एक टाइम पे भाई पाकिस्तान की इकनॉमी भाई साहब भारत से ऊपर जा रही थी भाई साहब, 90s से पहले 80s में, ठीक है भाई। पाकिस्तान की इकनॉमी भाई साहब ऊपर जा रही थी, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान ने मतलब कि भाई साहब उसके बाद भाई साहब अपने मतलब कि इकनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं करे, ठीक है भाई साहब। आवाम पे पैसा नहीं डाला, अपना वो क्या बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर में पैसा नहीं डाला, ठीक है भाई साहब। ये सब कुछ खाते गए, जो पैसा आता गया वो लंदन पर टोरंटो चलाता गया, और उसके बाद IMF से लोन पकड़ते गए। अमेरिका ने भर भर के लोन दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई साहब घूम फिर के वापस हमें ही आना है। क्या बोलते हैं कि अमेरिका IMF को तो अमेरिका चलाता ना, तो अमेरिका का पैसा जो है भाई साहब वो IMF के थ्रू होते हुए पाकिस्तान से होते हुए वापस अमेरिका के पास ही आ जाना है। तो भाई भर भर के कंटेनरों में पैसा दिया था भाई साहब पाकिस्तान को, भाई साहब इतना सब कुछ चाट गए भाई साहब। उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी लोकेशन इन्होंने इतनी बेची कि भाई साहब मतलब कि किसी की हद नहीं है। मतलब इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन्होंने भेजी है, बस इनके पास है क्या, इनके पास स्ट्रेटेजिक लोकेशन ही तो है, जो कि भाई साहब इनको भीख में मिली है, हर चीज़ इनको भीख में मिली है, फिर भी भाई साहब उसको ये यूटिलाइज नहीं कर पाए कि भाई साहब मतलब कि आगे अपने आप को कैसे बढ़ा सकते हैं भाई साहब। कोरोना के टाइम पे कैसे इनकी चीखें निकली देख लिया सबने, ठीक है भाई साहब। रशिया यूक्रेन की वॉर में कैसे इनकी चीखें निकली भाई साहब, ऑयल क्राइसिस से सबने देख लिया। और अब करंट जो सिचुएशन चल रही है भाई साहब, अमेरिका ईरान और इसराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है भाई साहब, उसमें जो ऑयल क्राइसिस आ रहे हैं उसमें भी इनकी कैसे चीखें निकल रही है पूरी दुनिया देख रही है। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।